मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। राहों में कांटे लाख सही, राहों में कांटे लाख सही मगर चलना जरूरी है, मगर चलना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। और साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस हमारी चल रही हैं और उसमें भी हमारी बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं। आज हमारी 8th नंबर की क्लास है, उसमें आज हम सैंपलिंग देखेंगे। जो रिसर्च हमारी होती है ना, किसी भी रिसर्च में एक सैंपल जरूरी होता है ना। हर एक रिसर्च में हमें सैंपल लेना होता है। सैंपल मतलब नमूना उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमूना उसको बोलते हैं। कोई भी काम अगर कर रहे हैं हम, तो बहुत बड़ी जनसंख्या उसकी होती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है ना। कोई रिसर्च है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसके क्या होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। और हम पूरी पॉपुलेशन पर तो रिसर्च नहीं कर सकते, है ना। हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के, या फिर मान के चलो किसी एक कम्युनिटी या फिर किसी एक समुदाय या फिर किसी जनजाति पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी जनजाति पर तो जाकर के हम एक एक बंदे से पकड़ पकड़ कर उसको रिसर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे। तो क्या होता है, हमें उस पूरी पॉपुलेशन में से बहुत छोटा सा हिस्सा निकाल करके उन पर रिसर्च करनी होती है ना। फिर उनसे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती है उसको हम आगे अपनी रिसर्च में यूज करते हैं। तो उसी के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारी जो यूनिट है वो भी लगभग एंडिंग की तरफ पहुंच चुकी है, लगभग एंडिंग की तरफ पहुंच चुकी है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज हमने ली थी वो कंप्लीट यूनिट हमारी हो चुकी है। उसकी एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के अपनी जो भी क्लासेस हैं उनको एक एक करके 1 बाय 1 शुरू से लेकर एंड तक देख जाओ, और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चले जाओ। क्योंकि नोट्स हम अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा अहम रोल हमारा निभाता है हमारी तैयारी में। क्योंकि जब हम अपने हाथों से लिखते हैं उसमें बहुत सी क्या, लगभग 60% चीजें हमारे लिखते लिखते ही याद हो जाती हैं। बची हुई बाकी चीजें एक बार के रिवीजन से, 2 बार के रिवीजन से हम उसको कवर कर ले जाते हैं। ठीक है बच्चा, कर लोगे ना? मानोगे बात या नहीं? देखो, टीचर की बात जरूर माननी चाहिए। टीचर जो भी है, जो कहता है, वो यूं ही नहीं कहता। कहने के लिए नहीं कही जाती हैं बातें, उनको कुछ समझाने के लिए बातें होती हैं। हर एक बात के पीछे एक रीजन छुपा होता है। रीजन क्या है? रीजन कामयाबी का है, रीजन तुम्हारी सफलता का है। ठीक है, तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी तो तुम्हारी सफलता होगी, सफलता तुम्हारी होगी तो खुशी किसको होगी? खुशी मुझको होगी कि मेरे पढ़ा हुआ मेरा साथी, मेरे साथ में पढ़ा हुआ मेरा साथी, मेरा भाई, मेरी बहन, है ना, मेरा स्टूडेंट, जो बेहतर समझो, जो तुम मुझे कहना बेहतर समझो, भाई, गुरु, सर, दोस्त, कुछ भी, है ना। बस एक कनेक्टिविटी हमारे बीच में होनी चाहिए। तो जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखें ना भूलें। क्योंकि आज जो हमारी 8वीं क्लास है, इससे पहले हम 7 क्लास ले चुके हैं, उसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की बेसिक चीजें, बिल्कुल स्टार्टिंग जो क्लास थी हमारी पहली क्लास, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से, बहुत ज्यादा बेसिक से हमने स्टार्ट किया है इसको। और कंप्लीट बैच तुम्हें यहां फ्री मिलने वाला है। कंप्लीट बैच फ्री मिलेगा, बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना। बस तुम्हें इतनी टेंशन लेनी है कि रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्लास को कैसे अटेंड करना है, ये तुम्हारी टेंशन है। बाकी कंटेंट बिल्कुल टेंशन मत लेना, कंटेंट की टेंशन मेरी है। बस तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ में क्लासों को अटेंड करना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। और साथ तुम्हारा इतना चाहिए, बस ज्यादा बड़ा साथ नहीं, डरना मत कि कितना साथ लेंगे सर, कितना बताएंगे। साथ बस इतना चाहिए कि अपने सभी दोस्तों तक, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, महिलाएं मित्र हैं, सभी के पास इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो लोग भी अपनी इस क्लास से, अपनी क्या, तुम्हारी खुद की अपनी क्लास है, उससे जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और अब तुम्हारे अपने परिवार का एक हिस्सा बन सकें। अपना परिवार बड़ा होगा, खुशी तुम्हें भी होगी, खुशी मुझे भी होगी, इंटरनल मोटिवेशन आएगा और ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। अभी भी मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं, इतनी गारंटी में ले सकता हूं, इतने डिटेल में और एक सीक्वेंस से क्लासें शायद ही कोई YouTube के ऊपर ले रहा होगा।
है ना। पैसे लेकर के बैच बेच करके तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, और कराते भी हैं, लेकिन इतनी डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कंटेंट यहां तुमको प्रोवाइड कराने के लिए शायद ही कोई YouTube के ऊपर जो फ्री में दे रहा हो। ठीक है, तो बातें बतेरी हो गई हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना जो सेशन है, जो टॉपिक है हमारा, उसको शुरू करते हैं। सैंपलिंग इन रिसर्च, सैंपलिंग के बारे में शुरू करेंगे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मेरी आदत रहती है एक ही स्लाइड में सब कुछ मिक्स करके लाना, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें, प्योर इंग्लिश नहीं, प्योर हिंदी नहीं, जो जिस लैंग्वेज में साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग बातें करते हैं उसी में बिल्कुल सिंपल से सिंपल। मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा सिंपल तरीके से हो सके, जिससे तुम्हारे समझ में बेहतर आ सके, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो सके, उसमें मैं यहां तुम्हारे सामने कंटेंट पेश करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं अपना सेशन। अब देखो यहां क्या देखते हैं हम, सैंपलिंग, सैंपलिंग इन रिसर्च, यानी कि सैंपलिंग होती क्या है, जो रिसर्च के अंदर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, वो क्या है। ठीक है, देखो यहां देखो इसमें लिखा हुआ है, जब हमें कोई रिसर्च या जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम उस पूरी पॉपुलेशन पर तो रिसर्च कर नहीं सकते, है ना। तो हमें उस पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा भाग लेकर उस पर रिसर्च करते हैं, तो उस छोटे भाग को ही हम सैंपल कहते हैं। समझ में आया। अब जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है या कोई जानकारी प्राप्त करनी है, कोई किसी चीज पर हमें रिसर्च करनी है, कोई टॉपिक पर हमें रिसर्च करनी है, अब वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक, वो चीज, वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट कोई छोटी चीज तो है नहीं। अब उस बड़ी चीज में हमें एक छोटा सा भाग लेना है। मान के चलो तुम्हें अर्थ की रिसर्च करनी है, यानी कि पृथ्वी की, है ना। तुम जियोग्राफी से हो, तुम्हें अर्थ की रिसर्च करनी है, पृथ्वी की रिसर्च करनी है। पृथ्वी में भी तुम्हें अलग अलग चीजें मिलेंगी, पहाड़ों की रिसर्च करनी है, मिट्टी की रिसर्च करनी है ना। मिट्टी भी एक क्षेत्र में अलग होती है, दूसरे क्षेत्र में अलग होगी। यहां पर अलग मिट्टी है, दूसरे क्षेत्र में अलग है। सूखे क्षेत्रों में अलग मिट्टी होती है, गीले क्षेत्रों में अलग मिट्टी होती है, नदियों के पास में अलग मिट्टी होती है। जैसे जैसे तुम नदियों के बिल्कुल करीब जाते रहोगे, वहां भी उतनी ही दूरी पर तुम्हें मिट्टी के प्रकार अलग मिलने लगेंगे, है ना। 1 किलोमीटर पर अलग मिट्टी होती है, 1 किलोमीटर के अंदर ही अगर तुम देखो नदी के अंदर अंदर, तो वहां अलग मिट्टी होती है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, है ना, चिकनी मिट्टी, बालू रेत, ये सब क्या है, अलग अलग मिट्टियों के प्रकार हैं। एक क्षेत्र में एक तरह की मिट्टी मिलती है, अब उस क्षेत्र से दूसरे में जाओगे तो वहां अलग तरह की मिट्टी मिलेगी। अब एक क्षेत्र में भी वो जो क्षेत्र है, मान लो तुम कहो कि सर हमें पूरे की नहीं मिट्टी, पूरी पृथ्वी की मिट्टी की हमें रिसर्च नहीं करनी, हमें एक प्रकार की, मान लो काली मिट्टी की रिसर्च करनी है। अब काली मिट्टी भी क्या एक मुट्ठी के क्षेत्र में थोड़ी मिल जाएगी कि हाँ इतना हमने मुट्ठी मारी और उतनी ही दूरी में बस काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र होगा ना, बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, तो अब पूरे उस क्षेत्र पर तो रिसर्च नहीं कर सकते एक एक कण उठा करके। अब उसमें क्या करोगे तुम, काली मिट्टी में भी तुम एक जगह कहीं जाओगे, वहां से तुम एक सैंपल ले लोगे, वहां से थोड़ी सी तुम मिट्टी ले लोगे, उस मिट्टी पे फिर तुम रिसर्च करोगे, फिर देखोगे इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट हैं, किस किस चीजें से मिट्टी मिलकर बनी है, काली क्यों होती है, क्यों इसको काली मिट्टी कहते हैं, क्या क्या इसके अंदर क्वालिटीज हैं। तो उस पर से तुम जो थोड़ी सी जो चीज लोगे, थोड़ा सा जो मिट्टी का भाग लोगे, वो क्या है, हमारा सैंपल है। मान के चलो जैसे चावल होते हैं ना, अब चावल तुम पका रहे हो, तुम अच्छे कारीगर हो, बहुत अच्छे शेफ हो तुम, है ना, बहुत बढ़िया चावल बनाते हो। अब चावल जो तुम बनाओगे एक किसी बर्तन में बनाओगे ना, है ना। अब चावलों की क्या पॉपुलेशन क्या है, चावलों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जब तुम्हारे चावल बनने वाले होते हैं, अब उस पूरे बर्तन में जिसमें तुम बना रहे हो चावल, उसमें से क्या करोगे, उसमें से बहुत थोड़ा सा भाग लेओगे, 4 दाने, 5 दाने, 10 दाने, है ना। तो उसमें से उन 10 दानों को तुम चेक करोगे कि यार गले हैं या नहीं। वैसे तो 2 या 3 दाने लेकर के तुम्हें पता चल जाएगा चावल गल चुका है, यानी कि पक चुका है या नहीं।
अब ऐसा तो नहीं है कि सारे बर्तन में से जितने भी चावल तुम्हारे हैं सारे चावलों को तुम निकाल करके एक एक चावल को फोड़ कर देखो कि अभी गला है या पका है या नहीं, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो उसमें से पूरी पॉपुलेशन में से हमें एक बहुत छोटा सा भाग लेना होता है और उस बहुत छोटे से भाग को लेकर के हम उसमें चेक करते हैं, उसमें हम अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं कि अभी चावल पक चुका है या नहीं। समझ में आ रही है बात या ना? बोलो, समझ में आ रही है? चावलों को तुम थोड़ा सा भाग लोगे, अब वो जो थोड़ा सा तुमने भाग निकाला है 4-5 चावलों का, वही हमारा सैंपल होता है। ठीक है, वही सैंपल होता है। कोई कंपनी है, कोई कंपनी दवाई बना रही है ना। मान लो सिरप उसने बनाया, सिरप बनाया, जब प्रोडक्शन बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं ना, प्रोडक्शन होता है तो वहां टन में होता है, कुंटलों में एक बैच तैयार होता है। एक बार में जो रिएक्शन होती है ना, कुंटलों के हिसाब से वहां उसमें क्वांटिटी में लिया जाता है, मतलब जो रिएक्शन होती है। अब वो जो पूरी एक बार में जो हमारा बैच बना है, एक ही प्रोसेस में जो हमारा बैच चल रहा है, वो कई कुंटल का होता है ना। तो अब उसमें से जो हम टेस्टिंग करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने के लिए हम क्या पूरे एक एक कुंटल पर एनालाइज करेंगे? हमें 10 ml 20 ml इतना चाहिए होगा, ज्यादा 100 ml ले लेंगे, इतना चाहिए होगा। और वो जो हमारे पास 100 ml का जो सैंपल हमने तैयार किया ना, उसी से हम अपनी डिफरेंट टेस्टिंग उसमें करते हैं, उसकी अलग अलग क्वालिटीज उसमें टेस्टिंग होती हैं। तो अब जो हमने छोटा सा जो भाग निकाला है ना उसमें से, पूरे बैच में से, तो उसी को हम सैंपल बोलते हैं। अब सैंपल कलेक्ट करने के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, है ना, कुछ प्रोसेस होते हैं। अब वो भी सैंपल के लिए ऐसा तो है नहीं कि मान लो तुमने चावल बनने रखे, अब चावल जब पक चुके हों उस टाइम तुम ऊपर से 2 या 3 दाने उठाओ और देख लो क्या गले नहीं गले, यार अभी कच्चे रह गए और पकाओ, फिर से देखो थोड़े से और कच्चे रह गए। लेकिन नीचे वालों का क्या होगा? तुम तो ऊपर वालों से, जो ऊपर के चावल है ना बर्तन में, ऊपर के चावल उठा करके तुम चेक कर रहे हो कि अभी थोड़े से कच्चे हैं, अभी नहीं गले, और पकाओ। फिर देखा तुमने, फिर और कच्चे हैं, थोड़े और पकाओ, हैं। तो नीचे जो दबे हुए चावल हैं, जो पूरी तरह से हीट पा रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं सैंपल कलेक्ट करने के, कि सैंपल लेते कैसे हैं। वो सारे प्रोसेस आज हम देखेंगे, उसी को हम सैंपलिंग बोलते हैं, कि किस तरह से हम सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, अब यहां एक चीज देखो, यहां देखो टाइप्स ऑफ सैंपल लिखा हुआ है ना, यहां देखो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग है। तो इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड आता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड आता है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड क्या होता है जी? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंदर भी हमारे पास 2 स्टेप निकल कर आते हैं। देखो, जो टाइप हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड होता है और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को, उसके अंदर भी हमारे पास ए और बी 2 सब टाइप निकल कर आते हैं। वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन। जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनस हो, है ना, जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनस हो, तो वहां पर हम जो सैंपलिंग यूज करेंगे वो रैंडमाइजेशन सैंपलिंग यूज करेंगे। कौन सी? रैंडमाइजेशन वाली। ठीक है, रैंडमाइजेशन मतलब यादृच्छिकरण। ठीक है, तो इसमें जो हम रैंडमाइजेशन सैंपलिंग करेंगे, एक होता है सिस्टम रैंडम सैंपलिंग और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग या फिर सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, है ना। रैंडमाइजेशन से जो हम करेंगे सैंपलिंग, वो कब करेंगे? जब हमारे सामने होमोजीनियस पॉपुलेशन हो, है ना। अब होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए, अब होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस होती है जब हमारी पॉपुलेशन एक ही तरह की हो, एक ही समुदाय की हो, एक ही ग्रुप की हो। जब तुम पका रहे हो चावल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चावल हो, दाल ना हो, है ना, चावल हो दाल ना हो। अगर उसमें दाल भी मिक्स है और चावल भी मिक्स है, तो वो क्या होगी? वो होगी हमारी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। क्या होगी? हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। मान लो किसी जनजाति में या फिर कि एक क्षेत्र में तुम रिसर्च करना चाहते हो, सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर है।
अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले देखना पड़ेगा जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं, जिस गली मोहल्ले में मैं जा रहा हूं, क्या वहां होमोजीनस पॉपुलेशन है, यानी जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, जो मेरा टॉपिक है, क्या वो सेम ऑडियंस है उस मोहल्ले में, या फिर अलग अलग समुदायों से मिक्स लोग हैं। मान लो तुम एक दलित साहित्य पर रिसर्च कर रहे हो, है ना। अब वहां तुम्हें दलितों के बारे में कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, तो क्या तुम ऐसे क्षेत्र में जाओगे जहां सब तरह के हर कम्युनिटी के लोग मिक्स हैं, या फिर वहां जाना बेहतर समझोगे जहां सिर्फ और सिर्फ सेम कम्युनिटी यानी कि सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय ही के लोग रहते हैं। तो बेहतर कहां जाओगे, जहां सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय के लोग ही हों, क्योंकि तुम्हें वहां फिर ये नहीं देखना पड़ेगा, ये पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो क्या हो, ठीक है, ये नहीं पूछना पड़ेगा, तुम्हें पता होगा पहले से कि यहां पर सेम लोग मिलेंगे, यहां जो पॉपुलेशन है, मेरे टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या है, होमोजीनस है, सेम है ना। अगर वहां हेट्रोजीनस होगी तो वहां तुम्हें फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां होमोजीनस पॉपुलेशन होगी तो उसमें हम रैंडमाइजेशन सैंपलिंग करेंगे। रैंडमाइजेशन मतलब उसमें भी दो तरह की होती है, एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग और एक सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। यहां मैंने बिल्कुल इस तरह से सीक्वेंस में लगाया है, पहले प्रोबेबिलिटी, फिर उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनस, उसके फिर होमोजीनस के अंदर भी रैंडम में, और रैंडम के अंदर भी फिर दो हैं, सिंपल और सिस्टमैटिक। इनको हम एक एक करके देखेंगे। अभी मैं यहां तुम्हें फिर जानकारी दे रहा हूं, इनसे थोड़ी सी पहचान करा रहा हूं, क्योंकि जिस चीज से हमें थोड़ी सी पहचान होगी उसको पढ़ने में हमें बहुत अच्छा आनंद भी आता है और वो चीजें समझ में भी अच्छी आती हैं, ठीक है। अब यहां बात करते हैं हम हेट्रोजीनस की, है ना। किसकी बात करेंगे हम, हेट्रोजीनस की। अब हेट्रोजीनस क्या होता है, जहां पर पॉपुलेशन हमारी मिक्स हो, अलग अलग तरह की, या दो से ज्यादा ग्रुप्स यहां पर मिले हो, तो वहां होगी हमारी हेट्रोजीनस। लेकिन वहां हम जो करेंगे, वहां हम जो सैंपलिंग करते हैं ना, स्ट्रैटिफाइड करेंगे और क्लस्टर करेंगे, ठीक है। इनके बारे में आगे जानेंगे अभी इसी क्लास में, अंत तक बने रहना। बहुत अच्छे से डिटेल में आज ही की क्लास में तुम्हारा जो सैंपलिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आज ही की क्लास से तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन नहीं बचने वाला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड अब शुरू करते हैं हम। अब तक हमने क्लासिफिकेशन देखा है बस, ठीक है, अब तक हमने क्लासिफिकेशन देखा है, यहां से हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड को शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी मेथड जो है हमारा वो क्या है, पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इसका नाम क्यों पड़ा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इट इज मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। समझ में आ गया, जो हमारी मात्रात्मक शोध होती हैं, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं, मेनली उसी के अंदर यूज की जाती है क्या, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। अब यहां क्या है, देखो, प्रोबेबिलिटी मीन्स that every member of the population has a chance of being selected। मतलब इसका क्या है, जहां तुम रिसर्च कर रहे हो, जिस भी पॉपुलेशन में तुम रिसर्च कर रहे हो ना, उस टॉपिक की, उस समुदाय की जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पूरी पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर, हर एक सदस्य वो अपने पास एक चांस रखता है, अपने अंदर एक क्वालिटी रखता है, अपने अंदर एक मौका रखता है कि वो सैंपल के लिए सेलेक्ट हो सके। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, मैं रिसर्च तो पूरी पॉपुलेशन पर कर रहा हूं, मान लो 100 व्यक्ति हैं, अब 100 में से मुझे सैंपल चाहिए, है ना, 100 में से मुझे सैंपल चाहिए, तो तुम वहां पर किसी भी एक व्यक्ति को या एक सदस्य को तुम ये नहीं कह सकते कि तू मेरे सैंपल के लिए कैपेबल नहीं है, तेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मेरा सैंपल बन सके। तो यहां क्या है, यहां लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी का जो मीन्स है वो एवरी मेंबर चांस रखता है सिलेक्शन होने का अपने सैंपल के लिए, यानी कि वो सैंपल बनने के लिए पूरी चांस रखता है, पूरी उसके अंदर कैपेबिलिटी है। समझ में आ गई, यहां प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, मतलब कहने का यही है कि कोई भी 100 में से हम किसी को भी सैंपल के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखो यहां देखो, जैसे कहा था कि पूरा चावल, हर एक चावल का जो मेंबर है ना, हर चावल में जितने भी तुमने चावल बनाए हैं, चाहे वो 100 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, कितने भी हैं, अब उनमें से चावल का हर एक दाना एक चांस रखता है, एक पॉसिबिलिटी रखता है, प्रोबेबिलिटी रखता है कि मैं सैंपल के लिए सेलेक्ट हो सकूं। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें कुछ पैटर्न्स लगाने पड़ते हैं उस सैंपल को लेने के लिए, उन पैटर्न को हम पढ़ते हैं बस, है ना। यहां देखो, इसमें हमें क्या करना है, सैंपल के लिए हर एक मेंबर क्या होता है, अपने पास चांस रखता है, लेकिन एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि पूरी पॉपुलेशन को रैंडमाइज यानी कि मिक्स किया जाए। रैंडमाइज का मतलब है पूरी पॉपुलेशन को पहले मिक्स किया जाए। ऐसा नहीं है कोई भी अपनी मर्जी से आकर के खड़ा हो गया और तुमने आगे आगे के चूज कर लिए कि बस ये आ जाओ, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है वो पहले से ही अपने अंदर कुछ घुटपैठ करके आए हों कि भाई मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है, तो मैं सैंपल के लिए सिलेक्ट होगा, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा आंसर दे सकता हूं, है ना। ऐसा नहीं। अब किसी भी समुदाय के ऊपर हमें उसमें क्वेश्चनेयर करना है, तो उसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हों, वो नाप तोल के ही जवाब दें, लेकिन हमें तो बेस जो कमजोर वर्ग है, और कमजोर में भी जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है ना, उनसे भी तो बातें करनी है ना, उनके भी तो अपनी राय लेनी है, उनकी भी तो राय लेनी है ना। अब एक कम्युनिटी है, एक मोहल्ले में गए और उस मोहल्ले में कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो जिम्मेदार लोग होते हैं। अब उन जिम्मेदार लोगों को ही हम सैंपल थोड़े ले लेंगे। अब वो जिम्मेदार लोग तो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपने बचाव के हिसाब से वो जवाब देते हैं, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, साधारण लोग वो हकीकत में जवाब देते हैं, वो असलियत दिखाते हैं। तो जिम्मेदार लोगों को ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है, वो भी मेंबर है पूरी पॉपुलेशन का, ले सकते हो, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारों को लेना ये नहीं होगा। हम जिम्मेदारों को भी लेंगे, हम नॉर्मल को भी लेंगे, हम मध्य बिल्कुल निचले जो भी बिल्कुल साधारण है उनको भी लेंगे, क्योंकि हमें हर तरह का सवाल का जवाब चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, उनको मिक्स करना है, पहले रैंडमाइज करना है। अब ऊपर वाले चावल जो थे ना, जो तुम उठा करके देख रहे थे, यार अभी कच्चे हैं, अभी कच्चे हैं, बार बार फिर देखा फिर कच्चे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, पहले उनको पूरे अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, इस तरह से उनको मिक्स करके तब हम सैंपल लेते हैं। तब अगर हम सैंपल लेंगे फिर भी अगर कच्चे हैं, तब वो एक्चुअल में कच्चे हैं। सिर्फ ऊपर से सैंपल ले करके हम नहीं कह सकते कि कच्चे हैं, है ना। तो यहां हम रैंडमाइजेशन करेंगे, और रैंडमाइजेशन में भी हम दो प्रकार से सैंपलिंग करते हैं। रैंडमाइजेशन में भी हम कितने प्रकार से, एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग और एक सिस्टमैटिक रैंडम, और ये जो है ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए है, इनको अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला हम सैंपलिंग मेथड यूज करते हैं, कौन सा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल क्या है, सिंपल का मतलब है, यहां जो सिंपल लिखा हुआ है ना, इसमें जो सिंपल लगा है, सिंपल का मतलब है सिर्फ हमें सिंपली उनको मिक्स करना है। क्या करना है, सिंपली मिक्स करना है और सैंपल ले लेना है। चावल पक रहे हैं, चावल में हमने उस बर्तन में सिंपली उनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके बस सिंपली सैंपल ले लिया, तो इसमें बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपल या फिर सिंपल मिक्स्ड सैंपल। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, सिंपली पॉपुलेशन को रैंडमाइज या मिक्स करना है बस, और सैंपल कलेक्ट कर लेना है। किसी लॉटरी में, मान लो किसी लॉटरी है, कोई लॉटरी चल रही है, अब उस लॉटरी में 100 व्यक्ति शामिल हैं। ठीक है, अब उनमें से हमें 10 का सैंपल लेना है। क्या लेना है, 10 आदमियों को ही चुनना है, यानी कि हमें उन 100 में से जो लॉटरी निकालनी है, जो लॉटरी उनकी निकालनी है, हमें हर महीने 10 व्यक्तियों की निकालनी है। मान लो आज हमें उसमें से लॉटरी देनी है 10 व्यक्तियों को। ठीक है, अब 100 हैं, अब अपनी मर्जी से चुन चुन करके, चलो इसको दे देता हूं, ये मेरा ज्यादा करीब है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, इनको मैं दे देता हूं, इनकी लॉटरी में निकाल देता हूं। ऐसा नहीं करना ना, ऐसा नहीं करना है। अब करना क्या है, हमें पर्ची बनानी है सबके नाम की, 100 के नाम की पर्चियां बनानी है। उन पर्चियों को बना करके उनको अच्छे से, उन सभी पर्चियों को बना करके अच्छे से मिक्स करनी है। इस तरह से मिक्स करनी है अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, मिक्स करके फिर उसमें से हमें 10 पर्ची उठा लेनी है, सिंपली, बस सिंपली 10 पर्ची निकाल लेनी है। उनमें से जो नाम होगा
उनको लॉटरी दे दी जाएगी। तो ये क्या है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। क्या है ये? सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। बात समझ में आ गई? समझ में आया? बोलो। अब आगे चलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी रैंडमाइजेशन से भी सैंपल ठीक से नहीं आता। जैसे कभी कभी पर्ची एक दूसरे से चिपक जाती है जो मिक्स नहीं हो पाती। मान लो कभी कभी हमने उनको पर्चियों को मिक्स किया, है ना, उन पर्चियों को मिक्स करने के बाद भी वो पर्चियां एक दूसरे से चिपकी रह गई, मिक्स नहीं हुई, और वो सारी की सारी एक ही साथ में जब हमने हाथ डाला निकालने के लिए बॉक्स में, तो वही की सारी आ गई साथ में जो चिपकी हुई थी। अब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अब उसमें कोई भी व्यक्ति ये सवाल कर सकता है कि ये पर्चियां जो चिपकी हुई है ना, ये पहले से प्री प्लान की गई हैं, पहले से प्लान करके इनको डाला गया है ना, पहले से प्लान करके कि डाला गया कि चिपकी रहें और बाद में जब उठाए जाएं ये ही साथ में आ जाएं। कुछ ऐसी पर्चियां बनाई गई हैं, कुछ ऐसी पर्चियां बनाई गई हैं जो एक साथ में चिपक गई। पहले से प्लान किया गया है उनको कि हमें इन्हीं व्यक्तियों को निकालनी है, ठीक है, और इनको हम इस तरह से पर्ची बनाएं कि यही निकले। तो कोई भी सवाल उठा सकता है ना, तो उसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं? एक सिस्टम लगा देते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे अब इसमें? मान लो एक कंडीशन हमने ये लगाई कि 100 व्यक्ति हैं, है ना, 100 व्यक्ति हैं। अब 100 में से 10-10 के ग्रुप बना दिए, है ना। अब ये जो कंडीशन है जो मैं बता रहा हूं ना, यही फिक्स नहीं है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। मैं अपने अकॉर्डिंग एक कंडीशन बता रहा हूं, तुम अपने अकॉर्डिंग कोई कंडीशन बता सकते हो जिससे कि कोई भी सेम कंडीशन, मतलब सेम बंदा बराबर वाला ना पहुंच जाए, कोई भी ऐसा ना कहे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। तो मतलब मान लो 10 व्यक्ति के 10 व्यक्ति के 10 ग्रुप बना दिए, ठीक है। अब उनमें एक कंडीशन लगा दी कि इन 10 में से या तो सारे शुरू के ले लो, या फिर सारे बीच के ले लो, या फिर सारे 5 नंबर के ले लो, 6 नंबर के ले लो, सारे ले लो। उन 10 ग्रुप में से हमने एक कंडीशन बना दी। हमें पता नहीं है कि 5 नंबर पे कौन है, ठीक है, और 6 नंबर पे कौन है, 10 नंबर पे कौन है, पता नहीं होना चाहिए। अगर पता होगा तो फिर तो वही वाली बात हो गई कि सारे के सारे वही 5-5 नंबर पे लगा दो एक पर्ची और 10 की 10 उन्हें निकाल दो। पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको भी पहले रैंडमाइज करो। सिस्टम लगाने से पहले भी रैंडमाइज करना है। रैंडमाइज करके पर्चियां उठाओ, है ना, एक बार पर्ची निकालो, उनके 10 ग्रुप बना दो, फिर दूसरी पर्ची निकालो, उनके 10 अलग ग्रुप बना दो, फिर उसमें से दूसरी पर्ची 10 की निकालो, उनके अलग ग्रुप बना दो। इस तरह से रैंडमाइज करना जरूरी है। यहां लिखा है ना सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, तो रैंडमाइज तो करना पड़ेगा। पहले रैंडमाइज करो, मिक्स करो, फिर उसके बाद में 10-10 के ग्रुप बनाओ। फिर उनमें से एक सिस्टम, एक कंडीशन लगा दो कि यहां से शुरू के सारे एक नंबर की सारी ले लो, या फिर यहां से बीच की ले लो, या फिर आखिरी ले लो, इस तरह से। तो ये होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मतलब किसी भी चीज में एक सिस्टम लगा देना, है ना। तो यहां देखो कुछ लिखा हुआ भी है क्या? यहां देखो, ऐसे में बीच में एक इंटरवल यानी कि कंडीशन लगा देते हैं। टोटल 100 पर्ची के 10-10 ग्रुप बना दे, और उसमें से लास्ट, मिड या स्टार्ट वाला कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैंडमाइजेशन सैंपलिंग का, ठीक है, ये हो गया रैंडमाइजेशन सैंपलिंग का। अब इसका एक एग्जांपल यहां देखो जरा। मान लो ये कौन सा है? होमोजीनियस पॉपुलेशन वाला है। कौन सा है? होमोजीनियस पॉपुलेशन वाला, जिसमें हम रैंडमाइज करते हैं। क्या करते हैं जी? रैंडमाइज करते हैं चीजों को। अब रैंडमाइज के लिए मान लो एक कट्टा है, वो वाला कट्टा नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, ये बोरा मान लो, झोला मान लो, थैला मान लो, कोई बर्तन मान लो, ठीक है। एक बर्तन में भरे हुए हैं चावल या फिर दाल या फिर कुछ भी है, लेकिन ग्रुप सेम है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है। अब बात करें, मान लो चावल है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें इसमें से जानना है, इसमें के अंदर, चावलों के अंदर ही हमें जानना है कितने % चावल खराब हैं और कितने % चावल इसमें अच्छे हैं। अब ये हमें कैसा पता चलेगा? इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है, घपला करने वाले लोग ऊपर अच्छे डाल देते हैं, नीचे खराब भर देते हैं, है ना। भाई घपला करना है उन्हें तो कैसे भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया? नीचे खराब चावल भर दिए, ऊपर अच्छे भर दिए।
तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले पूरे कट्टे को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि हाथ डाल के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक दो बार नहीं, बहुत अच्छे से करना पड़ता है इसमें रैंडमाइजेशन या मिक्स जो करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। और पूरे कट्टे में से हमने मुट्ठी भरी सैंपल उठा लिया। मान लो 100 दाने हमारे सामने आए, हमारे हाथ में 100 चावल के दाने निकल कर आए। अब उसमें से 20 क्या हैं, खराब हैं, और 80 कितने बचे, 80 हमारे अच्छे बचे। तो अब इसका क्या मतलब लगेगा, इसका मतलब यह होगा कि पूरे कट्टे में 80% चावल तो ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन 20% चावल खराब हैं, है ना। तो यह होगा हमारा क्या, होमोजीनियस पॉपुलेशन का रैंडमाइजेशन सैंपलिंग। इसमें क्या होगा, सिंपल रैंडमाइजेशन सैंपलिंग होगी, ठीक है। हमने अच्छे से मिक्स किया और अच्छे से फिर उसको अलग अलग सेपरेट करके देख लिया कि कितने खराब हैं, कितने सही हैं। क्लियर है बात। अब आते हैं इसके अंदर भी, जब हमारे सामने पॉपुलेशन कैसी हो, हेट्रोजीनस हो। जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनस हो उस टाइम क्या करना होगा जी, उस टाइम भी तो करना होगा ना कुछ, सैंपल तो फिर भी चाहिए, है ना। अब मान लो कहीं हम जा रहे हैं, वहां पर एक समुदाय है, अलग समुदाय है, और वहां पर मिक्स लोग हैं, हमें उन मिक्स में से भी किसी एक पर रिसर्च करनी है, या फिर हमें देखना है कि वहां पर कितने कितने कैसे कैसे क्यों किस तरह से मिक्स हैं। तो अब वहां क्या क्या करना पड़ेगा, वहां हमें जो सबसे पहले जो सैंपलिंग करनी है वो करनी होती है स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है, समूह, समुदाय, ठीक है, या फिर मंडली, ठीक है, ये सब होता है स्ट्रेटा का मतलब। स्ट्रेटा का यानी कि स्तरीकृत पृथ्वी चयन, ठीक। We use this method when the population is heterogeneous. We divide the population into subgroups based on age, gender, income, etc. इसको जो हम करते हैं स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग को जो हम यूज करते हैं ना, वो कब करते हैं, जब हमारे सामने क्या होती है, जब हमारे सामने पॉपुलेशन हेट्रोजीनस हो, यानी कि मिक्स हो, दो तरह के ग्रुप उसमें मिक्स हो। जब हमने सैंपल देखा था ना, ये कट्टे वाला, इसमें चावल थे, अब हमें ये देखना है कि इसमें जो चावल हैं और चावलों के साथ में दाल भी मिक्स है, या चावलों के साथ में गेहूं भी मिक्स हैं। अब हम क्या करेंगे, उसमें भी सैंपल चाहिए होता है। अब उसमें देखेंगे क्या करना है जी। मान लो किसी कंपनी में, देखो यहां एग्जांपल देखो, मान लो किसी कंपनी में 800 फीमेल हैं, यानी कि फीमेल एम्प्लॉयज हैं, महिला कर्मचारी हैं, और 200 मेल एम्प्लॉयज हैं, यानी कि 200 पुरुष कर्मचारी हैं। तो आप उनको जेंडर बैलेंस या एंश्योर करने के लिए सैंपल लेना चाहते हैं। तो हम उनको, देखो यहां लिखा हुआ है ना, पॉपुलेशन को अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है तो वी डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप में उसको तोड़ सकते हैं। कैसे, बेसिस किसके आधार पर, उम्र के आधार पर, किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर, किसके आधार पर, इनकम के आधार पर, ठीक है। इस तरह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जेंडर बैलेंस को एंश्योर करना चाहते हैं, यानी कि जेंडर बैलेंस कैसे होगा, हम यहां देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर जेंडर बैलेंस कैसे होगा, है ना। जो भी एम्प्लॉयज हैं उनमें जेंडर बैलेंस हमें करना है। तो कैसे करेंगे, उनमें से हम सैंपल लेंगे। अब सैंपल देखो यहां, तो आप इनको जेंडर बेस्ड क्या स्ट्रेटाज में, यानी कि ग्रुप सब ग्रुप्स में, स्ट्रेटाज में, क्योंकि स्ट्रेटाफाइड हम सैंपलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो सैंपलिंग में ईच ग्रुप विच गिव्स यू ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 100, है ना। अब यहां से हम इनको क्या करेंगे, इनमें से हम 100 लोगों का एक क्या निकाल लेंगे, सैंपल निकाल लेंगे। मान लो 200 कितने हैं, 200 पुरुष हैं और 800 महिलाएं हैं, कितने हो गए, 1000 हो गए ना टोटल। अब उनमें से हमने एक सैंपल निकाल लिया, कितने का, 100 का, या 10 का निकाल लो, है ना, 10 का निकाल लो, 100 का निकाल लो। 10 में थोड़ी सी कम संख्या हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा तो बड़ा सैंपल ले सकते हैं, तो 100 का लेंगे। अब उस 100 में से जो हमारे सामने सैंपल आएगा ना, वो कितना आएगा, 80 तो आ जाएंगी महिला, यानी कि फीमेल, ठीक है, और उसमें से 20 आ जाएंगे मेल।
अब हमें पता चल गया कि 20 यानी कि 20 जो लोग हैं 100 में से वो कौन है, पुरुष हैं, और 80 महिलाएं हैं। अब इनको बराबर करने के लिए हम यहां से अपनी रिसर्च कर सकते हैं, है ना। अब यहां से हम इनको रिसर्च में ले सकते हैं, इनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने इनमें से सैंपल कलेक्ट कर लिया है। हमारा यहां जो मकसद है वो सैंपलिंग का है। हमने स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग देख ली है, ठीक है। यहां स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग ये हो गई है। उसके बाद में अगर हम चले आगे तो हम देखेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। क्या देखेंगे? क्लस्टर सैंपलिंग। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि समझ में आना जरूरी है, सिर्फ टाइम बढ़ा करके क्लासें नहीं करनी कि 10 क्लास हमने ले ली हैं, 15 क्लास हमने ले ली हैं एक यूनिट की, ऐसा थोड़ी करना है। समझ में आना जरूरी है ना, चाहे 20 क्लास लेनी पड़ जाए, चाहे 5 क्लास में समझ में आ जाए। तो कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे कुछ और हिसाब देखा जाएगा, है ना। अपना मेथड कुछ बदला जाएगा। हम रिसर्च में जो पढ़ रहे हैं ना, रिसर्च में जो हमने शुरू वाली क्लास में देखा था कि कोई टीचर अपने मेथड को अप्लाई करना चाहता है अपने स्टूडेंट पर। अब वो देखता है कि कुछ बच्चों के समझ में आ रहा है तो उसका मेथड, कुछ के नहीं समझ में आ रहा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं होगा कि बच्चों में कमी है। बच्चों में कमी नहीं, तुम्हारे मेथड में कमी है ना। जो तुमने मेथड बनाया है उसमें कमी है, बच्चों में कमी थोड़ी है। तुम अपना मेथड ऐसा बनाओ कि सबको समझ में आए, ठीक है। तो क्लस्टर सैंपलिंग देखते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? अब क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर का मतलब है जब हमारे पास जो सब ग्रुप हैं वो बनाने ना पड़े, ऑलरेडी हमें बने बनाए मिल जाएं। जहां हमें सब ग्रुप बनाने पड़ते हैं वो होता है स्ट्रेटाज, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटा, ठीक है। लेकिन जहां हमें सब ग्रुप या समूह बने बनाए मिल जाएं, हमें बनाने ना पड़े, वो होता है क्लस्टर सैंपलिंग। समझ में आ गई बात है? समझ में आ गई ना? तो यहां देखो, क्लस्टर का मतलब होता है कि बने बनाए सब ग्रुप, उप समूह, झुंड या ग्रोह, समुदाय आदि, या कंपनी कुछ भी हो सकता है ना। फैक्ट्री हो सकता है, कंपनी हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, शहर हो सकता है, देश हो सकता है। देखो यहां देखो, क्लस्टर सैंपलिंग में सब ग्रुप पहले से ही बने होते हैं, चकते नहीं होते हैं, ठीक है, बने होते हैं। बस उनको लेबल, यानी कि उन पे एक पहचान लगा देनी है, लेबल लगा देनी है कि ये है, ये वाला ये है, इसका नाम ये है, ठीक है। पहचान लगा करके काम शुरू किया जा सकता है। उन्हें क्लस्टर कहते हैं। जैसे शहर है, शहर को हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, शहर हमारे पास बने बनाए होते हैं। मोहल्ले हमारे पास बने बनाए होते हैं। देश, गांव, ब्रांचेज यानी कि जो शाखाएं होती हैं, बैंक की जो शाखाएं हैं वो पहले से बनी बनाई है। अगर हमें किसी बैंक की ब्रांच पर रिसर्च करनी है तो ब्रांच पहले से बनी बनी है, हमें उसमें जरूरत नहीं बनाने की, ठीक है। कंपनी है, किसी कंपनी पर रिसर्च करनी है तो कंपनी बनी बनाई मिलेगी। समुदाय है, समुदाय पहले से बने बनाए होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इनको लेबल लगा देना होता है कि ये जो बंदा है ये इस समुदाय से है, या ये समूह इस समुदाय से है, या ये समूह इस कंपनी से है, ठीक है, या ये इस शहर के लोग हैं, इस मोहल्ले के हैं, इस देश के हैं। मान लो किसी विदेश में जाकर के इंडियंस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हम वहां से इंडियन को इकट्ठा करके हम उन पर लेवल लगा देंगे कि ये इंडियन है। हम दूसरे ग्रुप को इकट्ठा करेंगे, उन पर लेवल लगा देंगे। ये कौन है? ये फॉरेनर्स हैं, यानी कि ये दुबई के लोग हैं, या ये कनाडा के लोग हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी वहां पर लेवल लगा देंगे। इकट्ठे चाहे कहीं से भी करें, है ना। तो इकट्ठे करके हम उन पर लेबल लगा देंगे और लेबल लगा करके काम शुरू हो जाएगा, ठीक। यानी कि इकट्ठे भी नहीं करने। यहां अगर हम वहां सैंपल के लिए ढूंढ ढूंढ करके इकट्ठे कर रहे हैं तो स्ट्रेटा। अगर हमें इकट्ठे ही मिल जाएं, यहां मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी कि वहां इकट्ठे करने पर तो हमारे सामने स्ट्रेटा हो जाएगा। लेकिन अगर वो इकट्ठे ही मिल जाएं, है ना, इकट्ठे ही मिल जाएं, तो हम उन पे क्या करेंगे? लेबल लगा देंगे, ये इंडियंस हैं, बस उन पर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये क्लस्टर हो गया, वो स्ट्रेटा हो गया। अब हेट्रोजीनस में जैसे कि मैंने उसमें बताया था ना, होमोजीनस में एक सैंपल, यहां हेट्रोजीनस का ले लो। मान लो एक बोरा है, उसमें गेहूं है और चावल है। गेहूं और चावल क्या है? मिक्स हैं। अब हमें पता लगाना है कि इस कट्टे के अंदर कितने %
चावल अच्छे हैं, कितने परसेंट चावल खराब हैं। दूसरी चीज, कितने परसेंट गेहूं अच्छे हैं, कितने परसेंट गेहूं खराब हैं। अब यहां हमें क्या करना पड़ेगा जी, अब यहां जो सैंपलिंग करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट बोथ चावल एंड दाल या गेहूं, कुछ भी हो सकता है। अब इनमें से हम पहले सेपरेट कर लेंगे, दाल को अलग यानी कि गेहूं को अलग कर लेंगे और चावल को अलग कर लेंगे। मतलब हमने इनमें यहां दो सब ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप था दोनों का मिक्स था, हमने सब ग्रुप बना लिए। ठीक है, समझ में आ गई, सब ग्रुप हमने यहां बना लिए। ठीक है, अब सब ग्रुप यहां बना लिए, एक छोटा कट्टा बना लिया हमने चावल का और एक छोटा कट्टा बना लिया हमने दाल का या गेहूं का, है ना। अब हम यहां पर सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले होमोजेनियस में किया था, क्योंकि अब हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या है, वो होमोजेनियस है ना। ये भी होमोजेनियस हो गया, अब ये भी होमोजेनियस हो गया। ये जो बड़ा वाला था ये हेट्रोजेनियस था। अब यहां हम इनको क्या रैंडमाइज करेंगे, दोनों को रैंडमाइज करेंगे और मैं सैंपल लेंगे, तो हम फिर पता कर सकते हैं कि कितने परसेंट चावल खराब हैं, कितने परसेंट चावल सही हैं, अच्छे हैं, कितने परसेंट चावल जो गेहूं है वो खराब है, कितने परसेंट गेहूं अच्छे हैं। ठीक है, तो यहां तक बात होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की। इससे आगे जो आता है हमारे सामने वो आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। बेसिकली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड से पूछे जाते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बताने का मकसद ये है कि आने वाला जो समय है कुछ पता नहीं कब कहां से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आजकल तो वैसे भी तुम्हें पता है कितना कितना टिपिकल होता जा रहा है मामला। बेसिक चीजें तो पूछी नहीं जा रही हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कभी पूछे नहीं गए। और ऐसा नहीं है कि यहां से नॉन प्रोबेबिलिटी से सैंपल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी के। तो यहां इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लें। चलो छोड़ो, चलो देख लेते हैं क्या कहते हो बताओ, चलो देख लेते हैं यार। जब यहां तक आ ही गए हैं, पीपीटी बन ही गई है, तो चलो देख ही लेते हैं, है ना। जब यहां तक आ ही गए, इतनी दूर आ ही गए, तब इसको क्या छोड़ना। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि नदी में हम तैर करके जा रहे थे कि नदी के किनारे पर दूसरे किनारे पर पहुंचने से हमें लगा कि यार नहीं पहुंचेंगे क्या, चलो छोड़ दो, हाथ पैर चलाने छोड़ दिए। और थोड़े से और हाथ लगा लेते तो आगे 2-3 हाथ लगा के नदी पार हो जाती ना। मजाक कर रहा हूं, टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरी गारंटी है। कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करा दूंगा कि क्वेश्चन इससे बाहर जागा ही नहीं। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अपने कितने एफर्ट लगा सकते हो, तुम अपनी कितनी कोशिश कर सकते हो। कोशिशों में कंजूसी बिल्कुल मत करना, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखते हैं, और इसी से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने सभी दोस्तों तक इसको जल्दी जल्दी भेजा दो। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम, इनमें रैंडमाइजेशन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता रैंडमाइजेशन? जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देख रहे थे उनमें रैंडमाइजेशन होता है ना, उनमें रैंडमाइजेशन होता है। अब इनमें रैंडमाइजेशन नहीं होता। इस मेथड का यूज हम वहां करते हैं जहां पॉपुलेशन बहुत कम होती है। जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है वहां हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखते हैं, जहां पॉपुलेशन कम होती है वहां हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखते हैं। ये अपनी मर्जी से भी, हम यहां पर सैंपलिंग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, किसको हमें लेना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं करना, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सही रहेगा सैंपल उसको लेते हैं, है ना, यह सब होता है। दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड इज इजियर एंड चीपर टू एक्सेस। मतलब क्या है, ये वाले जो मेथड होते हैं ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर हम जितने मेथड देखते हैं वो क्या होते हैं, आसान होते हैं और क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं, है ना। लेकिन सस्ते प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हैज ए हायर रिस्क ऑफ सैंपल बायस, यानी कि जो सैंपल है उसके खराब होने का ज्यादा खतरा रहता है। हायर रिस्क होता है सैंपल बायस, यानी कि सैंपल के खराब होने का खतरा ज्यादा होता है ना, क्योंकि हम अपनी मर्जी से लेते हैं, कोई सिस्टम नहीं लगाते, कोई रैंडमाइजेशन नहीं करते, अपनी मर्जी से चुन लिया कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है तो इसको मैं ले लेता हूं, ये मेरी सुविधा के अनुसार ठीक है
मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कि मुझे आसानी से मिल रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ, है। मैंने एक सैंपल लिया, सोशल स्टडी में करना चाहता हूँ, मैंने एक व्यक्ति को ले लिया, वो अब खुद कहता है कि अरे सर ये मेरा दोस्त है, इसको भी तुम सेलेक्ट कर लो, ये भी कुछ तुम्हारे सवाल के जवाब दे देगा, है ना। ऐसा अगर करने लगे तो फिर तो सैंपल खराब होने के चांस ज़्यादा ही है ना। आगे चलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक आर ऑफन यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या है जी? क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, ध्यान रखना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। और हम जो प्रोबेबिलिटी वाले देख रहे थे, रैंडमाइज कर रहे थे, वो क्या था? क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज हो रहे थे। वो मेनली कहां यूज हो रहे थे? क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। इस टाइप की रिसर्च में एक बड़ी पॉपुलेशन का हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। हम पहली वाली जो रिसर्च देख रहे थे उसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई हाइपोथेसिस होता ही नहीं है, ठीक है। अगली क्लास जो हमारी होगी ना, वो हाइपोथेसिस की होगी, बहुत बढ़िया, शानदार, दमदार, धमाकेदार क्लास होगी। उससे पहले पहले अपने सभी दोस्तों को यहां तक बुला लाओ ताकि उनसे भी ये क्लास छूट ना जाए, ठीक है। बट मतलब हाइपोथेसिस में क्या होता है? टेस्ट नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी या कम शोध वाली पॉपुलेशन की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है। जो छोटी सी पॉपुलेशन है ना, उसकी प्रारंभिक समझ को क्या विकसित करना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। अब यहां देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार होते हैं, ये हमारे सामने 4 होते हैं। 4 ही हमने उसमें देखे थे ना, 4 ही हमने प्रोबेबिलिटी में देखे थे, है ना। हमने प्रोबेबिलिटी में भी 4 ही देखे थे, ठीक है। तो 4 इसमें देखेंगे हम। उसमें कौन कौन से थे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, है ना। दूसरा सिस्टमैटिक सैंपलिंग या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। तीसरा स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। चौथा क्लस्टर सैंपलिंग। अब यहां कन्वीनियंस सैंपलिंग यानी कि सुविधाजनक सैंपलिंग। सुविधाजनक सैंपलिंग क्या होती है? कोई रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार सैंपल को सिलेक्ट करता है। मान लो से उसने अपने एक क्वेश्चनेयर बनाया, उसने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनेयर बनाया। उसकी रिसर्च छोटे छोटे बच्चों पर है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उसी के अनुसार उसने एक अपना क्वेश्चनेयर बनाया, ताकि वो अपने रिसर्च के अनुसार जगह जगह अगर वो उसमें होता, मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता, तो उसको बहुत अच्छे से चीजें फॉलो करनी पड़ती, लेकिन वो ये कहाँ है? नॉन प्रोबेबिलिटी में है। अब वो क्या करेगा? अपने क्वेश्चनेयर को अपने सुविधा के अनुसार देखेगा। अपनी सुविधा के अनुसार क्या देखेगा? मतलब उसके आसपास जो एक स्कूल होगा, है ना, वो सोचेगा यार मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, मेरे जो पास का स्कूल है मैं इसी में अपना क्वेश्चनेयर करा लेता हूं। और उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, है ना। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा। हो सकता है मैं अपने क्वेश्चन उनको दे दूंगा, या फिर अगर मैं जाऊंगा भी तो अगर कुछ ऊपर नीचे भी रिजल्ट मिलेगा तो प्रिंसिपल साहब से साइन करा लूंगा कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बच्चों के जवाब आए हैं। तो मतलब अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को सेलेक्ट करना क्या हो गया? कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब आता है पर्पजिव या फिर जजमेंटल सैंपलिंग। दूसरा कौन सा है? पर्पजिव या फिर जजमेंटल सैंपलिंग। अब ये क्या है? ये होता है रिसर्च के क्या पर्पज है, तुम्हारी रिसर्च का पर्पज क्या है। रिसर्च के पर्पज के अनुसार जो रिसर्चर है अपनी रिसर्च के पर्पज के अनुसार सैंपल को सिलेक्ट करता है, ठीक है। यहां क्या होता है? रिसर्च का पर्पज देखा जाता है, पर्पज के अनुसार सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? ये वही वाला है जो मैंने अभी बताया था ना कि एक सैंपल हमने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, अब वो सैंपल खुद कहे कि सर या भैया या बहन के मेरा एक दोस्त है, ये भी तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहता है, बहुत अच्छी जानकारी है इसको तुम्हारे सवालों से रिलेटेड, इसको भी ले लो। फिर वो कहे कि एक और मेरा दोस्त है, फिर वो कहे कि एक और मेरा दोस्त है। मतलब एक चैन के अनुसार एक जब सेलेक्ट हुआ सैंपल, जब जिस सैंपल को हम सेलेक्ट करते हैं वो वही सैंपल खुद अगले सैंपल के लिए सजेस्ट करे,
एक चैन बना दे। एक मूवी है, उसमें थैंक यू के बदले क्या कहा गया था कि थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की और मदद कर देना, उनसे कहना कि आगे 3 की और मदद करे, उनसे आगे और 3 की मदद करे। तो क्या है, एक चैन बन रही है ना। तो वैसा ही होता है स्नोबॉल। अब स्नोबॉल नाम क्यों रखा गया है? स्नोबॉल इसका नाम इसलिए रखा गया है, जब पहाड़ों पर बर्फ होती है ना, पहाड़ों पर, और पहाड़ के टॉप से एक इतनी मोटी, मान लो इतना मोटा बर्फ की एक गेंद वो ऊपर से लुढ़कती हुई आती है, ऊपर से गिरती है, वो इस तरह से रोल होती हुई लुढ़कती हुई नीचे आती है ना। अब वो जहां जहां लुढ़केगी, मान लो इस तरह से लुढ़की, जहां भी उसने अपना राउंड लिया, जितनी जगह उसने राउंड लेती है ना, वो उतनी जगह की बर्फ को अपने पास, अपने ऊपर चिपका लेती है। और इसी तरह से घूमते घूमते, रुलकते रुलकते, जब वो तक वो पहाड़ से नीचे आती है ना, वो इतनी छोटी बॉल बहुत बड़ा आकार ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो जहां जहां जाती है ना, वहां की बर्फ को अपने ऊपर चिपका लेती है। तो इसलिए इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहा गया है। एक सैंपल दूसरे सैंपल को चूज करने के लिए क्या करे, सजेस्ट करे, स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है। अब आता है जी कोटा सैंपलिंग। अब ये क्या है? कोटा सैंपलिंग है मतलब जब रिसर्चर सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, चूज करने के लिए एक कंडीशन लगा दे। क्या कंडीशन लगा दे? कि भाई मुझे तो 6 फीट के ही लोग चाहिए, बस मुझे 6 फीट के लोग ही चाहिए अपनी रिसर्च के लिए, मुझे शादीशुदा लोग ही चाहिए अपनी रिसर्च के लिए, मुझे गैर शादीशुदा लोग ही चाहिए अपनी रिसर्च के लिए। एक कंडीशन लगाकर सैंपल को सिलेक्ट करे, तो वहां होता है कोटा सैंपलिंग। ठीक है जी, बात क्लियर है? अरे थैंक यू आ गया है तुम लोगों के लिए, थैंक यू है आप सभी का यहां तक आने के लिए, क्योंकि जब तुम यहां तक आए हो, क्लास तुमने अंत तक देख ही ली है, तो इससे पता चलता है कि अपनी पढ़ाई को लेकर के तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मेहनत करना चाहते हो। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, साथ में तुमसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस ईमानदारी से क्लासों को अंत तक देखना है। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, पुरानी क्लासें देखना बिल्कुल ना भूलें, अपने परिवार से जुड़ना ना भूलें, अपना जो परिवार है शिक्षा एम्पायर का, उससे जुड़ जाएं, और टेलीग्राम ग्रुप शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उससे जुड़ जाएं। ठीक है, उससे जुड़ जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे सारे डाउट, तुम्हारी सारी नोटिफिकेशंस और भी जितने भी तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं वहाँ डिस्कस की जाती हैं, और पीडीएफ तुम्हें वहाँ मिलेंगी। अपने ग्रुप से जुड़ें, अपने परिवार से जुड़ें, अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।